नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। आज मैं फिर आप सबके सामने एक बार हाजिर हुआ हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कुछ दिक्कतें आ गई थी, इस वजह से मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब आप सबको मेरे चैनल पे नई वीडियोस मिलती रहेंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आप सबके सामने मैं हाजिर हुआ था मैथ्स को लेकर के, बिल्कुल बेसिक स्तर से, बिल्कुल जीरो से। अगर आपने मैथ इससे पहले कभी नहीं पढ़ी तो आप जीरो से मेरी वीडियोस देखिए, आपको बिल्कुल डेफिनेटली मैथ में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा और आपको चीजें भी समझ में आने लगेंगी। और उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उन्हें मेरे टॉपिक समझ में आए होंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे जरूर कह सकते हैं। पिछली वीडियो में बेटा मैंने बताया था आप सबको डिविजिबिलिटी के बारे में कि हम नंबर्स को किन किन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बिना डिवाइड किए हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये डिवाइड होगी कि नहीं। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो जो देखी थी उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। डिविजिबिलिटी के बाद आप थंबनेल से अब जान गए होंगे कि मेरी आज की वीडियो जो है वो मल्टीपल्स एंड फैक्टर के बारे में रहने वाली है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो अपवर्त और अपवर्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आसान चीज है। नाम भले थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक है। आपको अगर क्लियर होगा तो आगे आपको सवाल करने में बहुत सारी आसानी होगी। मेरी इस वीडियो को छोटे बच्चे भी देख सकते हैं जिनके कोर्स में है ये चीज, प्लस कंपटीशन के लिए भी जिन मेरे साथियों का बेस थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सवाल करने में हिचकिचाहट है, उनके लिए भी आसानी होगी। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अपवर्त एवं अपवर्तक, इंग्लिश में बेटा बोलते हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। नाम थोड़े से हैवी भले लग रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप एक बार वीडियो देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसका यूज मैं आपको बताऊं कि वनडे एग्जाम से लेकर के आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो सीसैट का पोर्शन होता है वहां तक भी इसका यूज होता है। मैथ्स की डायरेक्ट आपसे भले ये ना पूछे लेकिन इससे जुड़े क्वेश्चन अगर आपको ये आता होगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है बेटा हमारा अपवर्त एवं अपवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपवर्त की। अपवर्त, ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीपल। हिंदी का नाम हो सकता हो बहुत लोगों ने ना सुन रखा हो, लेकिन इंग्लिश में बहुत लोगों ने सुना होगा और इंग्लिश से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। मल्टीपल देखने से पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई से बना है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, ठीक है। इसको हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, जान लीजिए, पता होना चाहिए आपको। इसको क्या बोलते हैं? गुणज भी बोलते हैं। तो चाहे आप इसको अपवर्त कह लीजिए, चाहे आप इसको मल्टीपल कहिए, या आप इसको गुणज भी कह सकते हैं। पता होना चाहिए। इजीली आप मल्टीपल, डेली बोलचाल की भाषा में आप मल्टीपल वर्ड यूज करेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मल्टीपल जैसा कि मल्टीप्लाई से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड मेकअप ये हो जाना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई यानी गुणा से रिलेटेड कोई ना कोई बात बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक, बहुत छोटे तरीके से आपको क्लियर करूंगा कि होता क्या है मल्टीपल। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बॉल है, हमने दो बॉल का एक सेट लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि दो बॉल के दो सेट लिए, ठीक है। कितनी बॉल्स हो गई हमारे पास? चार हो गई। पहले हमने दो बॉल्स का एक सेट लिया था तो कितनी बॉल्स हो गई हमारे पास? दो। फिर हमने क्या किया, दो दो बॉल्स के कितने सेट लिए? तीन सेट लिए बेटा। तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हमने दो बॉल्स के चार सेट लिए, तो हमारे पास बेटा टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 8। एंड शो ऑन, ऐसे ही आगे हम सेट बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ता चले जाएगा। तो हमने क्या देखा? अब आप सोच रहे होंगे सर बॉल का सेट बनाने की क्या जरूरत, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ही ना, सेट मैंने बनाया है। अब देखिए, हमने जब दो बॉल का सेट लिया, कितना? एक। दो बॉल का कितना सेट लिया? एक। तो हमारे पास टोटल कितनी बॉल? दो ही बॉल हुई। समझ में आ रहा है? फिर हमने दो बॉल के दो सेट लिए, कितने सेट लिए दो बॉल के? तो हमें कितना मिला? चार बॉल्स। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। फिर मैंने दो बॉल के तीन सेट लिए, दो बॉल के तीन सेट लिए, तो कितनी बॉल्स टोटल है? 1 2 3 4 5 6। फिर हमने क्या किया, दो बॉल के चार सेट लिए, तो हमें टोटल कितनी बॉल मिल गई? 8 बॉल। 2 4 8। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दो का पहाड़ा बनता दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब यहां पे एक बात आप ध्यान से सुनिए, मैंने दो दो बॉल का सेट लिया। जब मैंने दो बॉल का एक सेट लिया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, दो गुड़े एक, यानी दो बॉल मिली।
जब मैंने दो बॉल्स के दो सेट लिए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4, हमें कितनी बॉल्स मिली? 4। जब दो बॉल के 3 सेट लिए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी हमें 2 3 जा 6 बॉल्स मिली। जब हमने दो बॉल्स के 4 सेट लिए तो 2 4 जा 8 यानी कितनी? 8 बॉल्स हमको मिली। अब ये साफ नजर आ रहा है कि ये दो का पहाड़ा है, यानी हमें अगर हम दो दो के सेट बना रहे हैं तो हमें दो के ही मल्टीपल में हमें बॉल्स मिल रही हैं। दो का मल्टीपल ये भी है, 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 और यही मल्टीपल आपका ये है, यानी अपवर्त। बात आई समझ में? मल्टीपल यानी अपवर्त आपका वो संख्या होती है जिसे हम किसी निश्चित संख्या में अन्य संख्याएं गुणा करके बनाते हैं, यानी ये सभी आपके दो के मल्टीपल हैं, दो के अपवर्त हैं। आई बात समझ में? ये सभी आपके दो के अपवर्त हैं, यानी ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम दो में गुणा करके बनाएं वो सारी संख्याएं दो की अपवर्त्य कहलाएंगी, या दो की गुणज कहलाएंगी, या दो की मल्टीपल कहलाएंगी। बहुत सिंपल बात कह दो सर, ये बात आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, बता सकता था, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं, मैं फिर से एक बार क्लियर, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूं तो ये चीज क्लियर करना चाहूंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने 8th के बाद मैथ पढ़ी ही नहीं, आपको 10-15 साल बीत चुके हैं मैथ पढ़े हुए, ठीक है? तो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको एकदम ये चीजें, पुरानी चीजें रिकॉल कराना चाहता हूं। तो जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरा तरीका है कि एकदम बेसिक तरीके से आप इस चीज को जाने कि दो के मल्टीपल का मतलब है कि हम दो में संख्याओं का, अदर नंबर्स का मल्टीप्लाई करते चले जाए और जो हमें मिलता जाएगा वो सारा दो का मल्टीपल होगा। सीधी सी बात है। जैसे दो का पहाड़ा है तो दो के पहाड़े में जो भी चीजें आती हैं, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो त्या 6, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो छंग 12, दो सत्ते 14, 16, 18, 20, ऐसे करके और आगे जितने भी नंबर्स हैं जिन्हें हम दो से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं वो सारी नंबर दो की मल्टीपल कहलाएंगी। आई बात समझ में? इसी तरह जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 के मल्टीपल बताइए, तो सीधी सी बात है, आपको 4 में अपने मन से रैंडम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है, जो भी नंबर्स हमको मिलती चली जाएंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? 4 का मल्टीपल कहलाएंगी। जैसे आप यहां ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा 4 के मल्टीपल्स बताइए। देखो नाम बेटा क्लियर होना चाहिए, इंग्लिश में चाहे क्लियर हो चाहे हिंदी में क्लियर हो। मैं सारे नाम, जितने पॉसिबल नेम्स हो सकते हैं वो मैं सारे आपको इसलिए बताता हूं कि पता नहीं ये आपके सामने किस रूप में आ जाए, किस फॉर्म में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अब इनमें से आप जिस नाम से कंफर्टेबल हैं वो नाम आप याद रखिए, ठीक है? जैसे मैंने आपसे कहा 4 के मल्टीपल्स बताइए, तो हमें करना क्या है? 4 में रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाना है, जितने मल्टीपल। मान लीजिए मैंने कहा 5 मल्टीपल्स बताइए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। ठीक है? ये सारे नंबर्स जो भी 4 में मल्टीप्लाई करने से हमें मिले हैं, ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल कहलाएंगे। तो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी चीज है, लेकिन जिसको नहीं पता, मैंने आपको पहले बताया, जब तक हमें कोई चीज नहीं पता तो फिर वो कितनी भी इजी हो, अगर 2 2 जा 4 हमें नहीं पता, हम कभी नहीं जानते, तो वो हमारे लिए इजी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत इजी चीज है मल्टीपल या गुणज या अपवर्त। क्या करना है? अगर किसी नंबर के हमें अपवर्त निकालने हैं या मल्टीपल निकालने हैं तो सीधा सा काम है, उस नंबर में हमें रैंडम नंबर्स का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और सबसे आसान है, छोटे नंबर से आप शुरू करिए। मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें 4 के मल्टीपल कौन कौन से मिले? एक तो 4, ऑब्वियस सी बात है 4 है, दूसरा 8, तीसरा 12, चौथा 16 और पांचवा 20। तो आई होप आपको मल्टीपल समझ में आया होगा, बहुत आसान सी चीज। जब भी आपसे मल्टीपल निकालने को कहा जाए, बहुत सिंपल चीज है, जिस भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं या जिस भी नंबर के अपवर्त निकालने हैं, आपको उस नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके शो ऑन, जितने आपको चाहिए मल्टीपल आप मल्टीप्लाई करके निकालते चले जाएंगे। ठीक है? आई बात समझ में? बहुत आसान है, सिंपल है, जो भी नंबर कहे उसके पहाड़े में जो भी चीजें आती हैं वो सारी उसकी मल्टीपल है। छोटा नंबर है, पहाड़ा याद है, अच्छी बात है। अगर बड़े नंबर के मल्टीपल कह रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो, 1 2 3 4 5 से गुणा करके निकाल लो, इसीलिए इसको बेटा गुणज कहते हैं। सिंपल सी बात है, अंग्रेजी में मल्टीपल और हिंदी में गुणज, और ये थोड़ा शुद्ध हिंदी, टिपिकल हिंदी का नेम है अपवर्त, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप उससे निकाल सकते हो। आपसे कहा जा रहा है 10 के मल्टीपल बताओ, तो सीधा सा चीज है, 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10 20, वेरी गुड, 30 40 50, जितने चाहे आप उतने लिख दीजिए। जो भी चीजें 10 के
पहाड़े में आ रही है वो सारी चीजें 10 की मल्टीपल होंगी। आई बात समझ में? मैंने कहा 12 की मल्टीपल बताओ, मैंने आपसे बोला कि 12 के 5 मल्टीपल बताओ, तो आप 12 के 5 मल्टीपल या 12 के 5 अपवर्त लिख लेंगे। 12, 24, 36, 48, 60, ये सारे क्या हैं? मल्टीपल है 12 के। तो उम्मीद करते हैं आपको मल्टीपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है अपवर्तक। देखो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर वही बात, अगर नहीं आता है तो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है? जो हमको नहीं आता है, जो हमको आता है उस इंपॉर्टेंट से क्या लेना देना। ठीक है, चलिए फैक्टर्स की बात करते हैं। अपवर्तक बोलते हैं उनको हिंदी में, और जैसे मल्टीपल का एक नाम और था, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं बेटा गुणनखंड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। देखो कहा जाता है नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा होता है। अगर हम नाम से एनालाइज करें किसी चीज को तो आधी डेफिनेशन तो उसकी ऐसे ही क्लियर हो जाती है। हम लोग करते क्या है कि हम लोग डेटा में जाने का पहले प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले इंप्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? हम किसी चीज को देखते हैं तो इसका नाम देख करके आपको क्या लग रहा है? गुणनखंड। कहीं ना कहीं ये गुणा से रिलेटेड ये भी है, और खंड यानी टुकड़े यानी भाग, भाग करना, किसी चीज के पीस करना, तो ये कहीं ना कहीं हमें किसी नंबर के टुकड़े करने को भी कहेगा। ठीक, ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है बेटा फैक्टर करने की। इसको भी एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए हमारे पास 12 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं? 12 कॉइन्स हैं। ठीक है, अब मैंने कहा बेटा इन 12 कॉइन्स को बराबर बराबर आपको बांटना है कुछ बच्चों में। सब मैंने कई बच्चों से कहा कि आप 12 कॉइन्स को बराबर बराबर बांटिए। तो हम कितने तरीकों से इसको बराबर बराबर बांट सकते हैं? देखिए, हम ये भी कर सकते हैं कि एक एक कॉइन एक एक बच्चे को अलग दे सकते हैं। ठीक है, हमने एक एक कॉइन 12 अलग अलग बच्चों में बांट दिया। ये 12 कॉइन्स हैं टोटल बेटा। मैंने आपसे कहा है कि इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप किस तरह से करेंगे? तो पहला तरीका, एक बच्चे ने बोला कि सर मैं एक एक कॉइन 12 बच्चों को अलग अलग बांट दूंगा। वेरी गुड, बच सकता है, इक्वली डिवाइड करना है। फिर जो दूसरा स्टूडेंट था उससे मैंने पूछा, तो उसने कहा सर मैं दो दो कॉइन्स 6 बच्चों में डिवाइड कर दूंगा। कर सकते हैं कि नहीं आप? 6 बच्चों में दो दो कॉइन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। 6 बच्चों में दो दो कॉइन दे सकते हैं। दे दिया हमने दो दो कॉइन। हो गए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कॉइन मैंने बांट दिए। फिर एक तीसरा बच्चा, उसने भी दिमाग लगाया, उसने कहा सर मैं तीन तीन कॉइन 4 बच्चों में बांटूंगा, मुझे 4 ही बच्चे ढूंढने पड़ेंगे। मैंने कहा ये भी सही है भाई, सही है कि नहीं? मैंने क्या कहा, 12 कॉइन्स है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसने दिमाग लगाया कि ज्यादा मेहनत क्यों करनी, मैं एक ही बच्चे को 3 कॉइन दे दूं, तो 3 3 कॉइन करके 4 बच्चों को मैंने दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? फिर एक उससे भी होशियार बच्चा था, उसने कहा मैंने 4 4 कॉइन 3 3 बच्चों को दे दिया। 3 बच्चे ढूंढे मैंने और तीनों बच्चों को 4 4 कॉइन दे दिया। अब देखिए ये 12 कॉइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 12 कॉइन 12 सिक्के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बराबर भी बांट रहे। मेरी कंडीशन क्या थी कि बराबर बराबर बांटना है। तो उसने क्या किया, 4 4 सिक्के हर बच्चे को दे दिए। कितने बच्चों को देने पड़े? 3 बच्चों में बढ़ गया। एक ने और दिमाग लगाया, उसने क्या किया, 6 कॉइन एक बच्चे को दे दिए और 6 कॉइन दूसरे बच्चे को दे दिए। ठीक है, 6 6 कॉइन 2 बच्चों को दे दिया। आई बात समझ में? सही है, मैंने कहा बराबर बांटने, तो उसने 6 6 कॉइन 2 बच्चों को दे दिए। जिसने एक एक कॉइन 12 बच्चों को दिया था, कितने कॉइन? एक कॉइन एक सिक्का, कितने बच्चों को दिया? 12 बच्चों। 12 सिक्के बराबर बढ़ गए, सही है। दूसरे बच्चे ने क्या किया, 2 2 कॉइन कितने बच्चों को दिया? 6 बच्चों को। 2 कॉइन 6 बच्चों में बांटा। आधी बात समझ में? सही है कि नहीं? 12 कॉइन पूरे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? 12 सिक्के। जो तीसरा बच्चा था उसने क्या किया कि 3 3 सिक्के 4 बच्चों में बांट दिए। 3 3 सिक्के कितने बच्चों में बांटे? 4 बच्चों को। 4 बच्चे 3 3 सिक्के चारों बांट दिए, 12 सिक्के बढ़ गए बराबर बराबर। चौथे बच्चे ने क्या किया था, 4 4 सिक्के 3 बच्चों में बांट दिए। ये भी सही है अपनी जगह। 4 सिक्के 3 बच्चों को दिए तो 4 4 8 4 12, आप जोड़ के भी देख सकते हो। और जो हमारा आखिरी बच्चा था उसने क्या किया था,
6 कॉइन 2 बच्चों को बांटा। कहीं से किसी ने कुछ गलत किया? नहीं किया। तो अब देखो, ये सारे सिक्के जोड़ने पे 12 ही आ रहे हैं। अब मतलब देखो हुआ क्या, नाम पे जाओ। मैंने कहा गुणनखंड, हमें किसी संख्या के टुकड़े करने हैं, लेकिन टुकड़े किस हिसाब से करने हैं? गुणा के रूप में, गुणे के फॉर्म में टुकड़े करने हैं। अब आप यहां देखो, हमारे पास जो नंबर थी वो क्या थी? 12, यानी 12। 12 नंबर थी हमारे पास। हमने 12 के टुकड़े किए। कैसे किए? गुणे के फॉर्म में। हमने 12 को क्या किया? 1 गुणे 12 लिख दिया। लिख सकते हैं? सही है, कुछ गलत तो नहीं है। हमने 12 को क्या लिखा? 2 गुणे 6 लिख दिया। सही किया, गलत तो नहीं है। 2 गुणे 6 की कोई और वैल्यू तो नहीं है। हमने 12 को क्या लिख दिया? 3 गुणे 4 लिख दिया, या 4 गुणे 3 लिख दिया। गलत तो नहीं किया हमने, सही किया। अब हमने 12 को 6 गुणे 2 लिख दिया। हमने कुछ गलत तो नहीं किया, सही किया ना? किया क्या? हमने 12 को छोटे टुकड़ों में बांट दिया। किस रिगार्डिंग? गुणे के रिगार्डिंग। ठीक है, गुणे के ही फॉर्म में हमने उस संख्या के छोटे टुकड़े कर दिए। तो ये सारी संख्याएं क्या है? हम लोग कहेंगे कि 12 के हमने गुणनखंड कर दिए। इन्हीं को हम कहते हैं कि ये 12 के क्या है? गुणनखंड है। बात आई समझ में? यानी किसी भी नंबर को गुणे के फॉर्म में तोड़ना, छोटी नंबर्स में, यही कहलाता है उस संख्या के गुणनखंड करना। ठीक, एक बार फिर से सुनिए। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हमारे पास है, उसको गुणे के संदर्भ में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में छोटी नंबर्स में तोड़ना ही कहलाता है गुणनखंड करना। ठीक, ये बहुत बेसिक रूप में मैंने समझाया है कि एकदम आपके भेजे में घुस जाए, दोबारा कभी भूलिए ना। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए 12 के गुणनखंड बताइए, तो हम 12 को क्या क्या लिख सकते हैं? जरा दिमाग लगा के बताइए। हम 12 को 12 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम 12 को 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम 12 को 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो ये क्या हो गए? 12 के, इसी को हम कहते हैं कि 12 के गुणनखंड करना, यानी गुणे के रूप में छोटी संख्याओं में बांटना। सीधी सी चीज। और देखिए, मैंने कहा आप गुणे के फॉर्म में तोड़िए। जैसे मैंने कहा 14, 14, 14 को तोड़िए, क्या होगा? क्या लिख सकते हैं हम मल्टीपल में? 14 को हम क्या 2 गुणे 7 नहीं लिख सकते? लिख सकते। और यही कहलाता है गुणनखंड करना। ठीक है, बात आई समझ में? मैंने आपसे कहा 16, तो 16 को हम क्या कहते हैं? 16 को हम क्या लिख सकते हैं? बताइए, दिमाग लगाइए। 16 को हम लोग 2 गुणे 8 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग 16 को 4 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो जहां पे फैक्टर यानी गुणनखंड की बात है, हमें करना क्या है? किसी भी नंबर को गुणे के फॉर्म में छोटी संख्याओं में तोड़ना। सीधा सा मतलब है गुणनखंड करना, यही होता है। बात आई समझ में? तो बेसिक मेरे ख्याल से पहला स्टेप आप समझ गए हैं कि करना क्या है गुणनखंड में। हमें किसी भी संख्या को किसी भी दूसरी छोटी नंबर्स के गुणे के रूप में लिखना आना चाहिए। कोई भी संख्या हो, जरूरी नहीं कि सब संख्याओं को आप लिख सके, लेकिन जो होती है उनको आप लिख लोगे। जैसे मैंने कहा 15, मैंने बोला 15, तो आप 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैंने कहा 18, 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 9, 18 को 2 गुणे 9 लिख सकते हो, लिख सकते हो। 18 को हम लोग 6 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, गलत तो नहीं है। तो पहला काम तो गुणनखंड के लिए आपको यह चीज समझ में आई कि नहीं आई? मान लीजिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं? फिर से बताइए, 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, या 18 को 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये 2, ये 9, ये 3, ये 6, ये चारों चीजें इस 18 के क्या हो जाएंगे? गुणनखंड या फैक्टर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं 18 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो यानी जो गुणे के रूप में जब हमने तोड़ा तो हमें कौन कौन से टुकड़े मिले? इस 18 को हमने तोड़ा तो हमें कौन कौन से टुकड़े मिले? हमें 2 मिला, हमें 9 मिला, हमें 3 मिला, हमें 6 मिला। तो ये क्या है? 18 के गुणनखंड है। कौन कौन से? 2 है, 3 है, 6 है और 9 है।
है कि नहीं? तो अब आपको समझ में आया कि गुणनखंड या फैक्टर क्या होता है। पहले हमें तोड़ना आना चाहिए, और हम जितने फॉर्म में तोड़ सकते हैं उतनी फॉर्म में तोड़ने के बाद हमें जो भी नया नंबर, यूनिक नंबर मिलेगा, वो उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर। किसी भी संख्या का अपवर्तक या उसका गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। फिर से सुनिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड यानी अपवर्तक वह संख्या होती है जिससे उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब आप देखो, क्या 18 में 2 से भाग जाएगा? जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। क्या 18 में 3 से भाग जाएगा? जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। क्या 18 में 6 से भाग जाएगा? जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। क्या 18 में 9 से भाग जाएगा? पूरा पूरा जाएगा। तो आसान शब्दों में हम लोग कहेंगे कि गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिनसे उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, या वो संख्या पूरी पूरी कट जाती है। मैंने अगर, अब सीधी भाषा में देखो, मैंने आपसे कहा 12, अगर मैं ये कहूं कि 12 के फैक्टर या गुणनखंड या अपवर्तक बताइए, तो 12 के फैक्टर या गुणनखंड कौन कौन से होंगे? वो संख्याएं या वो नंबर्स जिनसे 12 में पूरी पूरी तरह से भाग जाएगा। कौन कौन से होंगे? 2 और 3 और 4 और 6 और एक वो नंबर खुद होता है। ठीक है, तो यही सारे क्या हो जाएंगे? 12 के फैक्टर। अगर आपसे पूछा जाएगा तो गुणनखंड यानी अपवर्तक यानी फैक्टर के लिए हमें सबसे पहले उस संख्या को गुणे में तोड़ना आना चाहिए। उसके बाद जो भी संख्याएं हमें मिलेंगी गुणे में तोड़ने के बाद, वो सारी संख्या अलग अलग क्या कहलाएंगी? उस संख्या के फैक्टर यानी अपवर्तक कहलाएंगी। ठीक है, आसान भाषा में दोनों को देखो, अपवर्त्य और अपवर्तक। अपवर्त्य हमें कैसे मिलता है? उस संख्या में अन्य संख्याओं से गुणा करने पर तो हमें अपवर्त्य मिलता चला जाएगा। जैसे 4 के अपवर्त्य मैंने कहे, तो यानी 4 के गुणज करते जाइए, आप मल्टीपल करते जाइए, 4, 8, 16, 20, 24, 28। ठीक, अब बात करेंगे अपवर्तक या गुणनखंड की। मान लीजिए किसी संख्या गुणनखंड करने हैं, तो वो संख्याएं जिनसे उसमें पूरी पूरी तरह क्या जाता है? भाग जाता हो, वो उसके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। एक चीज इसी से रिलेटेड है जिसका काफी यूज होता है एग्जाम में, उसको बेटा बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में बोलते हैं अभाज्य। आपने प्राइम नंबर सुना है ना, पढ़ाया है ना मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर, तो वही प्राइम है ये, अभाज्य गुणनखंड। अब आप कहो सर ये कौन सी चीज है? अभी तो आपने फैक्टर्स बताए निकालना। प्राइम फैक्टर उसी का हिस्सा है, मतलब एक फिल्टर्ड आंसर है उसका एक, कि अगर आपको फैक्टर करना आता है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 को आप 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है, जब आपसे कहा जाए प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करिए, तो आपको इनको छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, ऐसी संख्याओं के मल्टीपल के रूप में लिखना होता है, ऐसी संख्याओं के मल्टीप्लाई के रूप में लिखना होता है जिन्हें हम और छोटे टुकड़ों में ना तोड़ सके। जैसे अब यहां पे लिखा 2 इंटू 6, लेकिन हम 6 को और छोटा कर सकते हैं ना? क्या 6 को हम और तोड़ सकते हैं? देखिए यहां पे देखिए, हम 6 को खुद ही तोड़ के 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 सही है, फैक्टराइजेशन है, लेकिन क्या इनमें से हम किसी नंबर को और छोटा तो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम इस 4 को खुद ही लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 गुणे 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड, यानी हमें ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो खुद अभाज्य हो, जिनको और ज्यादा ना तोड़ा जा सके, एकदम छोटे लेवल पे, वो कहलाता है हमारा अभाज्य गुणनखंड करना। बात आ रही है आपको समझ में? अभाज्य गुणनखंड मतलब जो हमारी अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में आए। हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यानी इनके मल्टीपल के रूप में हमें मिले। हमें ऐसी कोई नंबर ना मिले जिसको हम और छोटा कर सके,
जब आपसे ऐसे फैक्टराइजेशन करने को कहा जाए तो वो कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड, यानी छोटी से छोटी संख्याओं में तोड़ना, जिनको हम और ज्यादा ना तोड़ा जा सके, जिनके हम और गुणनखंड ना कर सके, ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो आपको 12 के प्राइम फैक्टर के रूप में अगर आप लिखोगे तो 12 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 यानी 12। देखो सही है। लेकिन अब क्या हम इनमें से किसी को और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते भाई, 2 और टूटेगा नहीं, 3 भी नहीं टूटेगा। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं आपके, हैं कि नहीं? तो जब हम किसी संख्या के गुणनखंड प्राइम नंबर्स में कर देते हैं, यानी एकदम छोटे से छोटे, जिनको और हम ना तोड़ सके, तो वही हमारा क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना। और इसका करने का एक छोटा सा मेथड होता है, वो आप देख लीजिए। अब अभी तो ये तो मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन अब तरीका क्या है करने का? तरीका ये है कि जिस भी नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसको आप ऐसे लिख लीजिए और एक ऐसे कॉलम बना लीजिए। अब आपको करना क्या है? इस नंबर को डिवाइड करते जाना है छोटी से छोटी प्राइम नंबर से। अगर ना डिवाइड हो तो उसकी अगली प्राइम नंबर से करके देखो, ना डिवाइड हो तो उसकी अगली प्राइम नंबर से करो, जब तक आपको लास्ट में एक ना बचे। ये मेथड आप देखो। सबसे छोटा क्या है? हम 2 से ट्राई करेंगे। ये वो नंबर यहां लिखना है, कितने टाइम जाएगा उसको यहां पे आपको लिखना है। देखो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, भाग करने कर रहे हैं भागी, लेकिन टेबल दूसरे तरीके से बना रहे हैं। तो 2 छंग 12, हमें क्या मिल गया? 6। अब इस 6 को भी 2 से भाग जाएगा? हाँ जाएगा, 2 तिहाई 6। अब क्या 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 3 से देखो, हाँ 3 से जा रहे हैं, एक बार 3 एक कम 3 हो गया। तो ये जो नंबर मिले, ये जो टुकड़े मिले, इनको आपको गुणे के रूप में लिख लेना है, 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो यहां जो आपको मिलेगा ये स्टैंडिंग कॉलम में, ये क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3, यही आपके 12 के क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। और इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, बात आई समझ में? समझ में आ रहा है ना आपको? करना क्या है अभी मैं और बताऊंगा, तो आपको फिर समझ एक एग्जांपल और बता देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर्स के रूप में गुणनखंड करना। तो हमें छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ना है। तो देखो 12 आपका छोटे टुकड़े में टूट गया। फिर से देखो करना क्या है, हमें ऐसे टेबल बना करके लिख लेना है। ठीक, सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है। किससे डिवाइड होगा? इसीलिए देखिए आपको मैंने पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी पढ़ाई, ताकि आप देख के बता पाओ कि हमको किससे डिवाइड करना है इसको। सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, 6 बार जाएगा। फिर 2 से शुरू करेंगे, 3 बार जाएगा। फिर अब 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हमने 3 से दिया। तो ये जो इस साइड हमें मिलेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, और यही हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप देखो 2 दूनी 4 तिहाई 12 टूट गया कि नहीं? टुकड़ों में टूट गया, कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और देखिए। जैसे मैंने कहा 18 का बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 18 का। तो 18 को आप कैसे करेंगे? ऐसे कॉलम बनाइए, यहां लिखिए 18 हो गया। अब आप सबसे पहले 2 से शुरू करो, 2 से कटेगा, 2 9 18, 9 बार गया। क्या अब ये 2 से जाएगा? फिर नहीं जाएगा सर। कितने से जाएगा? 3 से जाएगा। अब 3 से डिवाइड करिए, 3 त्रिका 9। फिर एक बार 3 से जाएगा, 3 एकम 3। अब ये जो मिले हैं यही इसके प्राइम फैक्टर है, यानी 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 3। ये हो गया 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैथ मैंने पहले भी बताया है कि मैथ सिर्फ सवाल रटना नहीं होता है। अगर आप सवाल देखते ही आपका ध्यान डेटा पे चला गया कि क्या डेटा दिया हुआ है, तो आप कभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे। आप पहले सवाल को पढ़ो, सवाल कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझो। आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप एक जैसे 20 सवाल लगा पाओगे। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ सवाल हल करने पे रहा कि लो अच्छा ये वाला कर ले, इस वाले में गुणा करना है या इस वाले में भाग करना है, तो आप कभी आगे नहीं सीख पाओगे। तो हमेशा अपनी टेंडेंसी ये बनाइए कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर यहां गुणा हो रहा है तो क्यों गुणा किया जा रहा है, अगर इस जगह पे हमें भाग करना है तो क्यों भाग करना है। ये जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको उस सवाल के अलावा कोई दूसरा वैसा सवाल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पहले ध्यान कॉन्सेप्ट पे लगा दिया, एक बार ध्यान दे दिया, तो आप एक ही सवाल समझ करके उस जैसे 50 सवाल, सैकड़ों सवाल हल कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मेरी वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी। अगर आप सबको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और जो भी जरूरतमंद हो उस तक मेरा वीडियो शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।